चुनाव आते ही बिहार की राजनीति में नए नए रंग भरने लगते हैं और एक बार फिर से इस बार भी सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैदराबाद के सांसद और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं बिहार की राजनीति में। उन्होंने 24 सितंबर से किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा शुरू कर दी है। 27 सितंबर तक वे किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया इन चारों जिलों में घूमेंगे। इस यात्रा का नाम तो न्याय यात्रा है, लेकिन इसमें छुपा है राजनीति का एजेंडा। एजेंडा साफ दिख रहा है। ओवैसी शिक्षा, रोजगार, बाढ़ राहत और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों के जरिए वो सीधे मुस्लिम वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की भरपूर प्रयास कर रहे हैं। सीमांचल का इलाका बिहार की राजनीति में बेहद ही खास है। यहाँ की 24 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। किशनगंज की 68%, अररिया की 43%, कटिहार की 45% और पूर्णिया की 39% आबादी मुसलमानों की है। यही वजह है कि इस इलाके को ओवैसी अपनी प्रयोगशाला बना चुके हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने यहीं से सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी। 14 सीटों पर चुनाव लड़कर 5 सीटें जीत ली थी और अब सवाल उठता है कि आखिर ओवैसी महागठबंधन में शामिल क्यों होना चाहते हैं। दरअसल ओवैसी की पार्टी एमआईएम कई बार सार्वजनिक रूप से यह कह चुकी है कि बीजेपी को हराने के लिए उन्हें आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होना चाहिए। बिहार एमआईएम अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने 3 जुलाई को लालू यादव को पत्र लिखकर यह प्रस्ताव दिया था। 11 सितंबर को वे पटना में राबड़ी आवास तक गए और कहा कि अगर एमआईएम को शामिल नहीं किया गया तो वोटों का बंटवारा होगा, जिससे एनडीए को फायदा मिलेगा। 24 सितंबर को किशनगंज की सभा में ओवैसी ने साफ कहा कि उन्होंने केवल 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने उनके इस मांग का किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने इशारों में एमआईएम की एंट्री को नकार दिया। उन्होंने कहा कि अख्तरुल ईमान धमकी देने आए थे, दोस्ती करने नहीं। अगर हम यहां दरवाजा खोलें तो हैदराबाद में हमारे लिए दरवाजा खुलेगा क्या? यानी तेजस्वी साफ संदेश देना चाहते हैं कि महागठबंधन में एमआईएम के लिए कोई जगह नहीं है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एमआईएम महागठबंधन के साथ लड़ता है तो मुस्लिम वोटरों में बंटवारा नहीं होगा, लेकिन अगर एमआईएम अलग लड़ता है तो मुस्लिम वोट 2 हिस्सों में बंट जाएगा और उसका सीधा फायदा एनडीए को होगा, जो 2020 के चुनाव में हुआ भी था। इसका सबूत है 2020 का चुनाव। 2015 में सीमांचल की 24 सीटों में से 19 पर महागठबंधन जीता था, लेकिन 2020 में ओवैसी को इग्नोर करना महागठबंधन को भारी पड़ा। वे सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गए और एमआईएम ने 5 सीटें जीत ली। गोपालगंज उपचुनाव इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 2020 को छोड़ देते हैं। यहां बीजेपी की कुसुम देवी सिर्फ 1794 वोटों से जीती। एमआईएम के उम्मीदवार को 12,000 से ज्यादा वोट मिले। अगर एमआईएम चुनाव नहीं लड़ती तो नतीजा अलग होता। यही वजह है कि आरजेडी और कांग्रेस बार बार एमआईएम को भाजपा की बी टीम कहते रहती है। लेकिन ओवैसी का तर्क अलग है। वह कहते हैं कि वे महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं ताकि यह ठप्पा धुल सके कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अगर उन्हें महागठबंधन में जगह मिल जाती है तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं होगा, लेकिन उन्हें मालूम है कि तेजस्वी और कांग्रेस कभी एमआईएम को साथ नहीं लेंगे, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज से कोई बड़ा नेता निकले। लालू यादव के समय तस्लीमुद्दीन बड़े मुस्लिम नेता बने थे, लेकिन अब तेजस्वी वैसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि डर है कि मुस्लिम का जो वोट बैंक है वो हमारे पास है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम नेता हमारे सह पर कोई खड़ा होता है तो आने वाले समय में राजनीति के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। दूसरा कारण यह है कि अगर एमआईएम महागठबंधन का हिस्सा बनता है तो बीजेपी को हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का मौका मिल जाएगा। एनडीए पहले से ही सीमांचल की कई सीटों पर मजबूत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की 24 में से 10 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली थी। ऐसे में अगर ओवैसी महागठबंधन के साथ आते हैं तो बीजेपी इस नैरेटिव को और जोर से उठा सकती है। लेकिन ओवैसी की राजनीति केवल मुस्लिम वोट बैंक पर सीमित नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ओवैसी युवाओं और हाशिए के तबकों में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं। उनके भाषण में आक्रामकता है और वे लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि जब हर जाति का अपना नेता हो सकता है तो मुस्लिम समाज का क्यों नहीं। यह लाइन उनके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो रही है, क्योंकि मुसलमान जब ये बात को सुनते हैं तो अपना नेता के तौर पर ओवैसी को देखते हैं। बिहार की जातीय गणना 2023 के मुताबिक राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 47 पर मुस्लिम वोट निर्णायक
है। इनमें से 11 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज़्यादा है, 7 सीटों पर 30% से ज़्यादा और 29 सीटों पर 20 से 30% के बीच। यानी अगर एमआईएम इन इलाकों में मजबूती से उतरी तो वोटों का गणित बदल सकता है। अब असली सवाल यह है कि ओवैसी की रणनीति क्या है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रियदर्शी रंजन कहते हैं कि ओवैसी दरअसल दो खेल एक साथ खेल रहे हैं। पहला, वे महागठबंधन में शामिल होने की बात कहकर बीजेपी की बी टीम वाले ठप्पे को मिटाना चाहते हैं। दूसरा, उन्हें मालूम है कि तेजस्वी और कांग्रेस उन्हें शामिल नहीं करेंगे। ऐसे में वे अपने वोटरों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि देखो, हम तो साथ आने को तैयार थे, लेकिन ये पार्टियां हमें साथ नहीं ले रही हैं। यानी ये लोग अपने बारे में सोच रहे हैं और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। नतीजा चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि बिहार का चुनाव इस बार भी ओवैसी के बिना अधूरा नहीं रहेगा। वो महागठबंधन में शामिल हों या अकेले लड़ें, उनके कदम से वोटों का बंटवारा होगा और उसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ेगा, जैसा 2020 के चुनाव में पड़ा था। सीमांचल का इलाका एक बार फिर से चुनावी रणभूमि बनने वाला है और इस रणभूमि में ओवैसी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। यह कहानी है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी सीमांचल न्याय यात्रा की, जहां विकास और अधिकारों की बात तो है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ है चुनावी गणित और सत्ता की नई संभावनाओं की तलाश। तो दर्शकों, मैं आपको बता रहा था इस खबर में ओवैसी की नई स्ट्रेटजी के बारे में, जो बिहार चुनाव 2025 में भी वो करने जा रहे हैं। क्योंकि ओवैसी इसलिए भी बिहार चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, भले वो हैदराबाद के हों, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर ओवैसी जिस तरह से अपना पांव फैलाए हैं देश भर में, उससे बिहार अछूता नहीं है। 2020 के चुनाव में अकेले ओवैसी ही वो थे जिन्होंने तेजस्वी यादव की कुर्सी खींच ली थी और इस बार भी ओवैसी सीमांचल के इलाकों में एक्टिव हो चुके हैं। कल जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ी है सीमांचल में, किशनगंज में, वो देखने लायक थी। और जिस तरह से वो चैलेंज कर रहे हैं, उन्होंने गेम तो पहले ही खेल दिया है कि हमें जो शामिल कर लो। उन्हें पता है कि ये मैं मुस्लिम नेता हूं और कोई आरजेडी कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि कोई मुस्लिम नेता अलग से कोई अलग पार्टी बने। अगर उनकी पार्टी में है तो ठीक है, लेकिन अलग से बनना यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के वोट बैंक में सिंध मारी, तो वो शामिल करेंगे नहीं। और तभी ओवैसी बता देंगे कि देखो, मैं तो इनके साथ चलने के लिए तैयार था, ये मुझे लेना नहीं चाहते हैं। अब आगे ओवैसी बिहार की राजनीति में क्या करने वाले हैं, किसका कितना नुकसान करने वाले हैं और इससे किसको फायदा होगा, ये आने वाले वीडियोस में आपको विशेष तौर पर बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिहार की राजनीति को लेकर जरूर लिखिएगा।